वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मेरे दोस्तों, जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और अपन बात कर रहे थे, देखो 2024 में जो पेपर पूछा गया था उसकी मेरे दोस्तों बात कर रहे थे। इसका मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स का अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया था। आज जो लैंग्वेज है अपना हिंदी, इसका जो है अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि आपके जो पेपर होता है आपका, उसमें 3 खंड होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 3 खंड होते हैं। तो ये तीसरा खंड जो होता है वो लैंग्वेज का होता है मेरे दोस्तों, भाषा परीक्षण, है ना। अब इसमें क्या होता है, हिंदी मीडियम वालों के तो हिंदी आती है और इंग्लिश मीडियम वालों के इंग्लिश आती है। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वालों का पेपर है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास अगर आपको हमारी पसंद आती है तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है भाई, इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो आपका बढ़िया आ गया ना, बढ़िया आ गया भाई, जोरदार दिख रहा है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आपके जो लैंग्वेज होगी, इस लैंग्वेज में आपके टोटल टोटल जो है लैंग्वेज में आपके टोटल में दोस्तों कितने टोटल आपसे 4 पैसेज पूछे जाएंगे, और जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चन में आपके ग्रामर भी होगी मेरे दोस्तों, व्याकरण क्या होगी, व्याकरण भी जो है कुछ कुछ क्वेश्चन में होगी। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद गद्यांश को अनुच्छेद कहते हैं। ये अनुच्छेद फर्स्ट है। सबसे पहले आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है मेरे दोस्तों, और पढ़ने के बाद जो प्रश्न दिए हुए हैं इनका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन इसको। देखो, अपने सामाजिक कार्यकर्ता और महान पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा आपने जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महान पर्यावरणवादी हैं, कौन? सुंदरलाल बहुगुणा, उनके बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है उनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। ये पूछा जा सकता है, गांव कहाँ था? ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। मूल्यवान वृक्ष का मतलब समझते हो? मतलब जिन वृक्षों की लकड़ियां बहुत अधिक मूल्य पर बिकती है ना, मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। देखो प्रश्न आ सकता है, पेड़ों की कटाई किसने शुरू कर दी? कंपनियां। कौन सी कंपनियां? जो खेलों का सामान बनाती थी। ठीक है ना। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। देखो जो वो जंगल है ना, जंगल के पेड़ है ना, उनकी कटाई शुरू करी तो क्या होगा? आसपास के जो क्षेत्र है उनमें बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ कैसी? विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू होगी। विनाशकारी का मतलब होता है विनाश, एक तरह से सबको सब कुछ नष्ट कर देना, है ना। विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू होगी। बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आ गया। और देखो बाढ़ क्यों आई थी? क्योंकि वन के जो पेड़ पौधे थे उनको काटना स्टार्ट कर दिया था मेरे दोस्तों, है ना। तो फिर बाढ़ आने लगी, तो वहां के जो ग्रामीण थे उनको एहसास हुआ किस बात का? कि भाई अपने को वनों को नहीं काटना चाहिए, उनका महत्व उनको समझ में आ गया। ठीक है भाई, तो ये पहला पैसेज था। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो, सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे पर्यावरणवादी, वैज्ञानिक, आध्यात्म चिकित्सक क्या थे? तो पर्यावरणवादी थे भाई। देखो यहां से आएगा, ये रहा। सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और महान पर्यावरणवादी भी थे। ठीक है ना, महान पर्यावरणवादी भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो क्या होगा? वो होगा कि वो है ना महान पर्यावरणवादी थे। सुंदरलाल बहुगुणा महान थे, क्या थे? पर्यावरणवादी। ये आएगा। वैज्ञानिक नहीं थे, अध्यापक नहीं थे, चिकित्सक नहीं थे, तो क्या आएगा इसमें? पर्यावरणवादी आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? पर्यावरणवादी। आगे देखिए, उनका गांव से घिरा हुआ था। किन से घिरा हुआ था? गहरे वनों से, हरे भरे वनों से, सूखे वनों से, भूरे वनों से। देख लो किन से घिरा हुआ था उनका गांव। ये रहा उनका गांव ऊंची पहाड़ियों वो हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था मेरे दोस्तों? ऊंची पहाड़ियों और हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। ऊंची पहाड़ियों और हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। देखो ऊंची पहाड़ियों और
हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। तो या तो ऑप्शन में ऊंची पहाड़ियां होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, हरे भरे वन होना चाहिए। तो देखो इन दोनों में या तो ऊंची पहाड़ियां हरे भरे वन है ना, या तो ऊंची पहाड़ियां या हरे भरे वन होना चाहिए, या तो ऊंची पहाड़ियां या हरे भरे वन होना चाहिए। तो ये रहा हरे भरे वनों से, ठीक है ना। 62वां प्रश्न है, उनका गांव खाली जगह घिरा हुआ था किससे, हरे भरे वनों से। गहरे वन नहीं आएगा, भूरे वन नहीं आएगा, सूखे वन नहीं आएगा, हरे भरे वनों से आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अब एक काम करते हैं यार, इसमें बार बार मेरे को ऊपर नीचे करना पड़ेगा है ना। तो अपने एक काम करते हैं, इसको उसमें लेके जाते हैं, व्हाइट बोर्ड में लेके जाते हैं इसको, है ना। इसको मैं व्हाइट बोर्ड में लेके जा, वीडियो को बंद करके थोड़ा सा इसको व्हाइट बोर्ड में लेके जाता हूं मैं। चलिए भाई, नहीं बेटा यार व्हाइट बोर्ड में आई नहीं ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही, कोई बात नहीं, अपन ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 62वां कर लिया अपन ने। आगे देखिए, 63वां वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगे विनाशकारी बाढ़ थी, ठीक है ना। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप विनाशकारी बाढ़ आने लगी, क्या आने लगी मेरे दोस्तों, विनाशकारी बाढ़ आने लगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनाशकारी बाढ़ आने लगी, यही तो इसका करेक्ट आंसर है। बाढ़ द्वारा अनावृष्टि, तीव्र रोशनी, कुछ भी नहीं आएगा, विनाशकारी बाढ़ आने लगी थी वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या आने लगी थी, बाढ़ आने लगी थी। यहां से देखो कटाई शुरू कर दी, इसका परिणाम ये हुआ कि आसपास के क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, विनाशकारी बाढ़ आ जाएगी। आगे देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा है। अब इसमें संज्ञा पूछी है, सुंदरलाल बहुगुणा क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा क्या है। सुंदरलाल बहुगुणा 64वां प्रश्न अच्छा है। सुंदरलाल बहुगुणा खाली जगह संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है। अब देखो सुंदरलाल बहुगुणा एक नाम है किसी व्यक्ति विशेष का, ठीक है ना, किसी व्यक्ति का नाम है। तो आपको बताया था मेरे दोस्तों, जितने भी नाम हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है मेरे दोस्तों, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ कह रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा में कौन सी संज्ञा है, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। सुंदर लाल बहुगुणा एक व्यक्ति का नाम है, तो सुंदरलाल बहुगुणा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा मेरे दोस्तों हो जाएगी। अगला देखिए 65वां प्रश्न, मूल्यवान का पर्यायवाची है। मूल्यवान इनमें से किसका पर्यायवाची है, मूल्यवान किसका पर्यायवाची है। पर्यायवाची का अर्थ होता है मतलब इसकी जैसा ही अर्थ जिसका हो वो पर्यायवाची होता है। तो मूल्यवान, घृणास्पद, अमूल्य, अनमोल, अप्रिय, अनुपयोगी। तो पर्यायवाची आएगा इसका अमूल्य या अनमोल, ठीक है ना। देखो मूल्यवान जिसका कोई मूल्य नहीं हो, जिसका कोई मूल्य नहीं हो, मूल्यवान मतलब उपयोगी वस्तु जिसका बहुत अधिक मूल्य हो, या यूं कह सकते हैं कि जिसका कोई मूल्य ही नहीं होगा ना, तो वो आएगा अमूल्य, या फिर इसको कहेंगे अपन अनमोल, ठीक है ना। तो मूल्यवान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अनमोल हो जाएगा, मतलब जिसका कोई मोल नहीं है, वो इतनी मूल्यवान वस्तु है, अमूल्य। घृणास्पद नहीं होगा, अप्रिय नहीं होगा, अनुपयोगी नहीं होगा, इसका होगा अमूल्य, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे देखिए 65 कंप्लीट कर लिया। अगला पैसेज पढ़ेंगे अपन, ये वाला दूसरा पैसेज, ये आ गया दूसरा पैसेज आपके सामने है, देखो पैसेज नंबर 2, ठीक है। तो पैसेज नंबर 2 करते हैं अपन। क्या कह रहा है कि विनम्रता एक महान गुण है। विनम्रता क्या है, एक महान गुण है, बिल्कुल सही बात है, विनम्रता एक महान गुण है ना। इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना। देखो विनम्रता का अभिप्राय क्या है, विनम्र होना, सीधे साधे होना मतलब है ना, कोमल होना है ना, सीधा साधा होगा, कोमल होगा, और सुशील होना, ये सब विनम्रता के अभिप्राय है। यह घमंडी होने के उलट है। देखो घमंडी होने के उलट है, मतलब ये समझ सको, उलट का मतलब उल्टा, उलट का मतलब उल्टा। तो यह कौन, मतलब विनम्रता जो है ना, घमंडी का उलट है, मतलब घमंडी का उल्टा है, यूं कह सकते हो घमंडी का विलोम है। क्या है मेरे दोस्तों, घमंडी का विलोम है विनम्रता, या यूं कह सकते हैं कि विनम्रता का विलोम कौन होता है, घमंडी। यह घमंडी का उलट है, मतलब घमंडी का उल्टा है, मतलब घमंडी का विलोम है कौन, विनम्रता, या कोमल, या सुशील, या विनम्र, ठीक है ना। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। देखो विनम्रता क्या है, स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता। देखो ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता। कौन, जो विनम्र होता है वो कभी भी जिद्दी नहीं होता, ध्यान रख लेना, क्योंकि वो तो सीधा होता है। जिद्दी कौन होता है, जिद्दी व्यक्ति कौन होता है,
जो सीधा नहीं होता है ना, वह दूसरों से सलाह लेता है। कौन? जो विनम्र व्यक्ति होता है दूसरों से सलाह लेता है, जिद्दी नहीं होता, दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। देखो जो विनम्र व्यक्ति है वह दूसरों से सलाह नहीं लेता और दूसरों के अनुभव से सीखता है, वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ। कौन? विनम्रता के बारे में चल रही है ये बात, ध्यान रखना। जो विनम्र व्यक्ति होता है वो अपना स्वयं का विशेषज्ञ होता है, स्वयं का विशेषज्ञ होता है ना, वह आसानी से नाराज नहीं होता। देखो जो आदमी कोमल होगा, विनम्र होगा, वो आसानी से नाराज कैसे होगा? नहीं होगा। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है। देखो एक विनम्र जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? अपनी गलतियों और कमियों को स्वीकार भी कर लेता है और मुस्कुराते हुए, मुस्कान के साथ मतलब मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं होता, इसलिए वह विचारवान है। कौन? जो विनम्र व्यक्ति है वो क्या है? विचारवान है। ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है कि जो विनम्र व्यक्ति है वो क्या है? वह विचारवान है। ध्यान रख लेना, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं होता। ध्यान रखना, जो विनम्र व्यक्ति है वो विचारवान होता है, आत्म केंद्रित नहीं होता। ध्यान रख लेना। अब इसके प्रश्नों की बात करते हैं। विनम्रता एक महान गुण है, यहां आया था। देखो विनम्रता एक महान गुण है, ठीक है। तो विनम्रता एक महान गुण है। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, इससे सीधा तो कोई आएगा ही नहीं। विनम्रता एक महान गुण है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विनम्रता का अभिप्राय है। विनम्रता का अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब होता है मेरे दोस्तों मतलब। भैया विनम्रता का अभिप्राय है मतलब विनम्रता का मतलब क्या है? अक्खड़ होना नहीं, अक्खड़ तो अलग है। सविनय होना ये सही है, क्रूर होना ये भी गलत है, दयाहीन होना ये भी गलत है। तो विनम्रता का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? सविनय होना। अपने पैसेज में आया था, विनम्रता का अर्थ क्या होगा? सविनय होना आएगा, ठीक है। अक्खड़ होना तो जिद्दी होना होता है एक तरीके से ना, तो विनम्र जिद्दी होता है नहीं। क्रूर, क्रूर भी नहीं होता। क्रूर का मतलब क्या बोलते हैं उसको? क्रूर व्यक्ति, मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं हो उसको क्रूर व्यक्ति बोलते हैं। दयाहीन होना ये भी क्रूर ही है एक तरीके, जिसमें दया ही नहीं है तो वो क्या होगा? क्रूर होगा। तो देखो विनम्रता का अभिप्राय है जो नरम हो, जो विनम्र हो, और विनम्र को सविनय कह सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर आएगा बी, ऑप्शन बी। ये देखो यहां आया था, कहा विनम्रता का अभिप्राय क्या है? विनम्रता का अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील, ठीक है। विनम्रता, विनम्रता का अभिप्राय क्या है? विनम्र, कोमल और सुशील। अब विनम्र को सविनय भी कह सकते हैं, विनय सविनय भी कह सकते हैं, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सविनय, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? सविनय, है ना, सविनय। विनम्रता का अभिप्राय क्या है? सविनय होना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सविनय होना। विनम्र व्यक्ति से सीखता है दूसरों के अनुभव से, ये अपने पैसेज में आया था। विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है, यहाँ आया था। देखो विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है। देखो वह दूसरों सलाह लेता है, उनके अनुभव से सीखता है। वह दूसरों से सलाह लेता है। वह कौन? विनम्र व्यक्ति। वह कौन? विनम्र व्यक्ति दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। विनम्र व्यक्ति दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभवों से सीखता है। तो विनम्र व्यक्ति क्या करता है? दूसरों के अनुभव से सीखता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, दूसरों से सीखता है। ये रहा 68 जो प्रश्न है, विनम्र व्यक्ति से सीखता है दूसरों के अनुभव से, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वयं के अनुभव से गलत है, अध्यापकों के अनुभव से गलत है, अभिभावकों के अनुभव से गलत है, दूसरों के अनुभव से सीखता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 देखिए, घमंडी किसका पर्यायवाची है? घमंडी किसका पर्यायवाची है? अब देखो अपने पैसेज में आया था, वह घमंडी इसका उलट है, मतलब इसका उल्टा है। तो उल्टा है तो विलोम हो गया इसका, तो है ना। घमंडी इसका तो क्या हो गया? उल्टा हो गया, जबकि इसने उल्टा नहीं पूछा, इसने तो पर्यायवाची पूछा है। तो घमंडी किसका पर्यायवाची है? घमंडी अक्खड़ का पर्यायवाची है मेरे दोस्तों, अक्खड़ का पर्यायवाची है ना। तो विनम्र किसको कहते हैं? जो सीधा साधा होता है, कोमल होता है, सुशील होता है। तो ये तीनों तो एक ही हो गए, ठीक है ना। ये तीनों तो विनम्रता के
विनम्रता के पर्यायवाची है, तो है ना। ये किसने किसका पूछा है? घमंडी किसका पर्यायवाची है? घमंडी किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? घमंडी उसको बुरे व्यक्ति को घमंडी कहते हैं अपने एक तरीके से, है ना, जिद्दी व्यक्ति को, और उसको पर अक्खड़ कहते हैं, है ना। पर्यायवाची का मतलब इसके जैसा ही हो, घमंडी का पर्यायवाची मतलब घमंडी के जैसा हो, तो घमंडी के जैसा अक्खड़ होता है, जिद्दी व्यक्ति को अक्खड़ कहते हैं, उसको घमंडी भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो इसका आएगा अक्खड़, विनम्र, कोमल, सुशील ये नहीं आएगा, ठीक है भाई। आगे देखिए, जिद्दी का विलोम। अब जिद्दी का विलोम क्या होगा? जिद्दी का विलोम आएगा आपका सहमत। क्या आएगा मेरे दोस्तों? जिद्दी का विलोम सहमत आएगा। जिद्दी का विलोम आएगा आपका सहमत, ठीक है। देखो जिद्दी व्यक्ति होता है, जिद्दी जो व्यक्ति होता है वो अटल होता है, किसी की नहीं मानता, है ना। तो ये तो अटल होता है, तो ये तो पर्यायवाची हो गया, इसलिए गलत है। कठोर, जिद्दी व्यक्ति कठोर भी होता है, उसकी जिद चलाता है, तो ये भी पर्यायवाची हो गया। स्वेच्छारी मतलब अपनी इच्छा की चलाता है, तो ये भी पर्यायवाची हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सहमत। देखो एक बार फिर देखो, अटल वो होता है जो जिद्दी होता है, उसी को तो अटल कहते हैं, तो ये तो पर्यायवाची हो गया। कठोर व्यक्ति जो जिद्दी होता है वो कठोर भी होता है, ठीक है, तो ये भी इसका पर्यायवाची हो गया। स्वेच्छारी मतलब अपनी इच्छा से जो काम करता है वो जिद्दी होता है, अपनी इच्छा का काम करता है वो जिद्दी होता है, तो ये भी पर्यायवाची हो गया। तो देखो ये और ये तीनों तो पर्यायवाची हो गए। इसने विलोम शब्द पूछा है जस्ट उल्टा, ठीक है ना। तो देखो जिद्दी किसको कहते हैं? जो किसी की नहीं सुनता, जो दूसरे से सहमत ना हो, है ना। तो इसका उल्टा क्या आएगा? जो सहमत हो, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। आगे देखिए, अगला पैसेज अपन करते हैं। ये 2 पैसेज अपन ने कर लिए, तीसरा पैसेज करेंगे अपन, है ना। तो तीसरा पैसेज करते हैं, देखिए तीसरा पैसेज अपन करते हैं, कौन सा आएगा? अडोप स्कैन, ये करते हैं तीसरा पैसेज। ये आ गया भाई तीसरा पैसेज, ठीक है ना। आपके सामने है डिस्प्ले पे पैसेज नंबर 3, देखिए करते हैं तीसरा पैसेज। अनुच्छेद नंबर 3, कृतज्ञता ज्ञापन एक बहुत बड़ा सद्गुण है। कृतज्ञता, कृतज्ञ होना, कृतज्ञता ज्ञापन एक बहुत बड़ा सद्गुण है। कृतज्ञ होना का मतलब समझते हो आप? कृतज्ञता, ठीक है ना। कृतज्ञ होने का मतलब होता है एक तरीके से विनम्र जो शब्द आया था ना अपना, वैसे उससे रिलेटेड है कृतज्ञता, है ना। कृतज्ञता ज्ञापन एक बहुत बड़ा सद्गुण है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है भाई कृतज्ञता क्या है? एक सद्गुण है, ध्यान रखना, जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। कृतज्ञता एक तरीके से विनम्रता जो है सभी मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं, है ना। देखो कृतज्ञता क्या है? एक कृतज्ञता मतलब किसी का आभार व्यक्त करना, है ना, मतलब उसका धन्यवाद व्यक्त करना, है ना। तो ये कह रहा है कि यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं। कृतज्ञता एक अनुभूति है जिससे अपन किसी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। देखो कृतज्ञता ज्ञापित करने के अनेक रूप हो सकते हैं, है ना। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। देखो अपन कहाँ कृतज्ञ हो सकते हैं? विचारों से कृतज्ञ हो सकते हैं, शब्दों से हो सकते हैं और कार्यों से भी कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं तो उसका अर्थ होता है हम उसके कृतज्ञ हैं। देखो हम जब किसी से धन्यवाद बोलते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि हम उसके कृतज्ञ हैं। हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक हैं। देखो जो भी हमारे लिए सहायक है ना, हमें उन सब के लिए क्या होना चाहिए? कृतज्ञ होना चाहिए। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि हमें किसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, हमें किसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए? तो जो हमारे लिए सहायक है उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, ये आएगा इसका। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की है। देखो हमें ईश्वर के प्रति भी क्या होना चाहिए? ईश्वर के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की हैं। हमें उसे अपने हृदय के
अंतरतम से धन्यवाद के देना चाहिए। हमें उसे, किसे, ईश्वर को अपने हृदय के अंतरतम से धन्यवाद, मतलब हृदय के अंतरतम, हृदय की गहराइयों से, हृदय की गहन तल से धन्यवाद देना चाहिए। तो ये तीसरा पैसेज था इस 2024 के पेपर का। प्रश्न करेंगे, धन्यवाद का अर्थ होता है कृतज्ञ होता है मेरे दोस्तों, सेम टू सेम मिल रहा है। धन्यवाद का अर्थ है, धन्यवाद का अर्थ है कि हम कृतज्ञ हैं, सेम टू सेम मिल रहा है। धन्यवाद कहते हैं ये, जब हम धन्यवाद कहते हैं तो उसका अर्थ होगा हम उसके कृतज्ञ हैं। तो धन्यवाद का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? कृतज्ञ। धन्यवाद का अर्थ क्या होता है? कृतज्ञ। धन्यवाद का अर्थ है कि हम कृतज्ञ हैं। हम क्या हैं मेरे दोस्तों? कृतज्ञ हैं। ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है ना। उच्च, दुखी, उदास नहीं आएगा। महान सद्गुण क्या है? कृतज्ञता प्रदर्शन, ये आएगा इसमें, कृतज्ञता। अब बात समझना, गलत मत कर देना। क्रूरता, क्रूरता अलग चीज है, क्रूरता अलग चीज है। क्रूरता तो वो होती है जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं हो, क्रूर व्यक्ति। क्रूरता प्रदर्शन मतलब शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं इसको आप, तो ये तो गलत है। महान सद्गुण क्या है? महान सद्गुण क्या है? कृतज्ञता प्रदर्शन ही तो है मेरे दोस्तों, यही तो है कृतज्ञता प्रदर्शन। पैसेज में आया था दुख व्यक्त करना, कष्ट नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा महान सद्गुण क्या है? कृतज्ञता प्रदर्शन, ये इसका महान सद्गुण है। देख सकते हो आप पैसेज में, कृतज्ञता प्रदर्शन फर्स्ट लाइन में आया था। ये देखो, कृतज्ञता ज्ञापन एक बहुत बड़ा सद्गुण है। ये ज्ञापन ही प्रदर्शन है, ध्यान रखना। ज्ञापित करना, प्रदर्शित करना, ठीक है ना। कृतज्ञता ज्ञापित करना या कृतज्ञता प्रदर्शित करना एक ही बात है। तो कृतज्ञता ज्ञापन मतलब कृतज्ञता प्रदर्शन एक बहुत बड़ा सद्गुण है। आगे देखिए, तो इसमें कृतज्ञता प्रदर्शन आ जाएगा। आगे देखिए 33, अपने खाली जगह में भी कोई कर्तव्य हो सकता है। अब किस किस में? सद्गुणों में, विचारों में, कर्तव्यों में, आमदनी, किस किस में कर्तव्य हो सकता है? देखो ये आया था यहां से, किस किस में कर्तव्य हो सकता है? कर्तव्य ये दे रखा, हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कर्तव्य हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम विचारों से हो सकते हैं कर्तव्य, किससे हो सकते हैं? विचारों से, शब्दों से भी हो सकते हैं, कार्यों से भी हो सकते हैं। तीन चीजों में हम कर्तव्य हो सकते हैं। विचारों में कर्तव्य हो सकते हैं, शब्दों में कर्तव्य हो सकते हैं और कार्य में कर्तव्य हो सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा? देखो, सद्गुण नहीं आया, कर्तव्य नहीं आया, आमदनी नहीं आया, विचारों आएगा। इसमें क्या आएगा मेरे दोस्तों? विचारों। हम अपने विचारों में कर्तव्य हो सकता है ना। तो ये कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन है, हम अपने खाली जगह विचारों में भी कोई कर्तव्य हो सकता है ना। अपने विचारों में भी कोई कर्तव्य हो सकता है, तो इसमें आएगा विचारों। सद्गुण नहीं आया था, वहां शब्द आया था, कार्य आया था, यहाँ कर्तव्य दे दिया और आमदनी नहीं आया है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विचारों। हम अपने विचारों में भी कर्तव्य हो सकते हैं। सहायक शब्द हैं, सहायक शब्द हैं। सहायक शब्द क्या है? अब देखो मेरी बात सुनो, संज्ञाएं, क्रियाएं, सर्वनाम, विशेषण, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। ये शब्द अनुच्छेद में कहाँ है? वहां चलो, वहां से समझ में आएगा। ये शब्द अनुच्छेद में कहाँ पे है? देखो, तो ये शब्द अनुच्छेद में सहायक है, ये दे रहेगा। यहां से देखो सहायक है ना। हमें उन शब्द के प्रति, यहां से देखो, हमें ये कह रहा है, हमें उन शब्द के प्रति कर्तव्य होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक हैं। हमें उन सब के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। हमें उन सब के प्रति क्या होना चाहिए? कर्तव्य होना चाहिए। हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो क्या है मेरे दोस्त? हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक हैं, जो हमारे लिए सहायक हैं। अब देखो, जो हमारे लिए सहायक हैं, तो ये एक विशेषता है जो भगवान जो है हमारे लिए सहायक, भगवान के ऊपर आ रही बात है, ईश्वर के प्रति आ रही। देखो ये आ रही, ईश्वर के प्रति कर्तव्य होना चाहिए ना। तो ये कह रहा है कि हमें उन सबके प्रति कर्तव्य होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक हैं। अब देखो, जो लोग हमारे लिए सहायक हैं, है ना, तो उन लोगों की विशेषता क्या होगी? उन लोगों की विशेषता ये है कि वो हमारे लिए सहायक। देखो, लोग बहुत से प्रकार के होते हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे लिए सहायक हैं। तो कुछ लोग बुरे होते हैं, तो उनका गुण क्या हो गया? बुरा होना। कुछ लोग, उनकी विशेषता क्या होगी? मतलब बुरा होना। कुछ लोग अच्छे हैं, तो उनकी विशेषता क्या होगी? अच्छा होना, है ना।
कुछ लोग क्या है, जैसे टीचर हैं तो उनकी विशेषता क्या है, वो टीचर हैं, पढ़ाते हैं, ये उनकी विशेषता, अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो कुछ लोग सहायता करते हैं तो उनकी विशेषता क्या होगी, सहायता करना या सहायक उनकी विशेषता होगी, है ना। तो ये कह रहा है कि सहायक हैं, तो एक तरीके से वो जो लोग हैं उनकी विशेषता बता रहा है, भाई वो लोग कैसे हैं, सहायक हैं, तो विशेषता बता रहा है। और जहां भी विशेषता बताता है वो विशेषण होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है, विशेषण, है ना। तो इसमें आएगा विशेषण, ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों, डी। आपको पता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, विशेषण। सहायक शब्द हैं, अब सहायक क्या है, एक विशेषता है ना, और किसी की भी विशेषता बताना उसको अपन विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अपन विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण है, ठीक है ना। सहायक शब्द एक विशेषता बता रहे हैं सहायक होने की, इसलिए विशेषण है, ध्यान रख लेना। सद्गुण का अर्थ है, सद्गुण का अर्थ क्या होता है, सद्गुण का अर्थ होता है मेरे दोस्तों गुण होता है ना। सद्गुण का अर्थ गुण ही होगा। सद्गुण का अर्थ है अच्छे गुण, और अच्छे गुण भी गुणी है, तो सद्गुण का अर्थ क्या आ जाएगा, गुण आ जाएगा, बुराई नहीं आएगा। सद्गुण का मतलब बुराई नहीं होगा, शांति भी नहीं होगा, और नायकवाद वीरता भी नहीं होगा। तो सद्गुण का अर्थ क्या है भाई, सद्गुण का अर्थ है आपका गुण, ठीक है मेरे दोस्तों। अगला पेज से चलते हैं अपन, ये देखिए ये आ जाएगा आपका लास्ट अनुच्छेद है इस पेपर का, 2014 का लास्ट अनुच्छेद 4th नंबर, है ना। तो देखिए वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभाव के बारे में चेतावनी देते हैं। कौन कौन देते हैं, चिकित्सक, है ना। चिकित्सक क्या कहते हैं, टीबी के बारे में बताते हैं, वैज्ञानिक भी बताते हैं। तो ये कह रहा है कि वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभाव के बारे में चेतावनी देते हैं। टीबी कौन, टेलीविजन, किसकी बात हो रही है, टीबी का मतलब टेलीविजन की बात हो रही है। तो डॉक्टर होते हैं और जो वैज्ञानिक होते हैं वो कहते हैं भाई ज्यादा टीवी मत देखा करो आप, इससे शरीर को क्या होता है मेरे दोस्तों, नुकसान होता है, ठीक है भाई। तो ये कह रहा है ना, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है। सीधी सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन मतलब रोजाना औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमजोर होती है। ध्यान रखना, टीवी देखने से क्या होता है, दृष्टि कमजोर होती है। प्रश्न आ सकता है टीवी देखने से क्या नुकसान है, अपनी दृष्टि मतलब दिखाई देना कमजोर होता है ना। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अच्छा, टीवी का सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं। बच्चे कहां से देखते हैं, निकट से, मतलब पास से टीवी देखते हैं, जो अधिक हानिकारक होता है। देखो यहां से प्रश्न आ सकता है भी क्या अधिक हानिकारक होता है, तो पास से टीवी देखना अधिक हानिकारक होता है ना। इसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द की सामान्य शिकायतें आती हैं। जब अधिक पास से टीवी देखोगे तो सिर दर्द की शिकायत हो जाएगी, ध्यान रख लेना। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आप लंबे समय तक टीवी देख रहे हैं तो हमारे शारीरिक और मानसिक शरीर को और मस्तिष्क को हानि होती है इससे ना। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों की ऊंची आवाज से बहरापन आ सकता है। देखो टीवी देखे होगे आपने, जब आप टीवी देखते हैं उसमें नृत्य मतलब डांस होता है, संगीत गाने बजते हैं टीवी में, और लड़ाई के दृश्य, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रम, लड़ाई फिल्मों में लड़ाई नहीं होती, डिशिंग डिशिंग होती है ना लड़ाई, तो लड़ाई के विभिन्न दृश्यों में क्या होती है, ऊंची आवाज आती है, आवाज ज्यादा आती है, उससे बहरापन आ सकता है, अपन बहरे हो सकते हैं, उससे बहरे हो सकते हैं, ठीक है ना। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है। एक ही मुद्रा में, मतलब आप चुपचाप बैठ के टीवी देख रहे हैं एक ही मुद्रा में, है ना। एक ही मुद्रा में मतलब चुपचाप बैठना, ऐसे चुपचाप बैठ के देख रहे, कुर्सी पर नीचे बैठ के चुपचाप हिल डुल नहीं रहे, चुपचाप होके टीवी देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अपन एक ही मुद्रा में बैठे रहना, है ना। तो एक ही मुद्रा में जब आप लगातार टीवी देखते हैं तो उससे जोड़ों में दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है। जोड़ों का मतलब ये घुटने वगैरह, इनमें दर्द होना, है ना। पीठ में दर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है। अगर टीवी देखते हुए आप खाना खा रहे हो तो उससे हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ जाता है। अगर आप टीवी देखते हुए खाना खा रहे हो तो पाचन क्रिया आपकी प्रभावित होगी और मोटापा बढ़ जाएगा, आप मोटे हो जाओगे। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। आतंक, टीवी में अपन आतंक देखते हैं,
हिंसा, लड़ाई देखते हैं। तो ऐसे दृश्य देखोगे आप टीवी में, इस प्रकार की चीजें देखोगे, उससे क्या होगा, जो युवक होते हैं उनमें मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। ठीक है, मतलब वो भी फिर वैसा ही सोचते हैं, भाई अपन भी लड़ाई करें, है ना, अपन भी आतंकवादी बने, इस प्रकार से सोचते हैं वो भी। अगला देखो, तो कहने का मतलब ये है इसका कि ज्यादा टीवी आपको नहीं देखनी चाहिए मेरे दोस्तों, है ना। लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी क्या होती है, मानसिक स्वास्थ्य, ऊंचाई, भार, पाचन क्रिया प्रभावित नहीं होती। होता है क्या प्रभावित नहीं होती? देखो, लंबे समय तक लगातार आप टीवी देखोगे तो क्या प्रभावित नहीं होता? मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, पाचन क्रिया प्रभावित होती है, भार भी प्रभावित होता है, वजन, मोटापा बढ़ सकता है, तो वजन बढ़ जाएगा। ऊंचाई प्रभावित नहीं होती, इसमें आएगा आंसर बी। क्या आएगा इसमें? बी, है ना, ऊंचाई प्रभावित नहीं होती। भाई लंबे समय तक टीवी देखने से हमारी प्रभावित नहीं होती है, मतलब क्या चीज प्रभावित नहीं होती? तो लगातार टीवी देखने से देखो मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है, ये भी आए थे इसमें, और भार भी प्रभावित होता है। मोटापा बढ़ेगा तो वजन बढ़ेगा ना, तो भार भी प्रभावित होगा, और ऊंचाई प्रभावित नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा मेरे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ऊंचाई प्रभावित नहीं होती। ठीक है मेरे दोस्तों, टीवी देखने से आपकी ऊंचाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी मानसिक स्वास्थ्य है उस पर प्रभाव पड़ेगा, पाचन क्रिया पे प्रभाव पड़ेगा, भार पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, देख लो आप इसको पैसेज में मैं दिखा दूं, है ना, कहाँ कहाँ आया था देखो। ये देखो, लंबे समय तक मतलब लगातार टीवी देखने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। भाई मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मतलब प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा देखो और क्या दे रखा है, टीवी देखने से हमारे खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया डिले हो जाती है, तो पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है ना। और मोटापा बढ़ता है, मोटापा बढ़ना मतलब वजन बढ़ना, भार बढ़ना, तो तीनों चीजें प्रभावित होती है ना, है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य, पाचन क्रिया और भार, तीनों ये प्रभावित नहीं होता, ये प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित नहीं होता? ऊंचाई। तो इसका बी करेक्ट आंसर है, ऊंचाई। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध है, पाचन तंत्र, श्रवण से, हृदय से, मानस से किससे है मेरे दोस्तों? मानस से, ये आएगा इसका मानस। ठीक है, आतंक पैसेज में आया था, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध है किससे है? देखो मनोवैज्ञानिक मतलब अपना मस्तिष्क है ना, अपना मस्तिष्क, इसमें अलग टाइप के विचार आना, अपने मानस में, अपने मन में अलग टाइप के विचार आना, इसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक समस्याएं। तो मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध किससे है? मानस से है मेरे दोस्तों। मनोवैज्ञानिक समस्याएं, पाचन तंत्र का मतलब तो पेट होता है, यहां थोड़ी आएगी। श्रवण क्षमता, कान, ये भी थोड़ी आएगी। हृदय, ये भी नहीं आएगा। मनोवैज्ञानिक मतलब मन की बात कर रहा है, मनोवैज्ञानिक मतलब मन की बात कर रहा है, तो मन से बनेगा मानस। ठीक है, ये आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए आप, टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, क्यों पड़ता है? क्योंकि पास से टीवी देखते हैं, है ना। ये वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं, सी आएगा इसमें। क्या आएगा? सी आएगा। कहां है इसमें? अधिक पड़ता है क्योंकि वो निकट से टीवी देखते हैं, है ना, यहां आया था। बच्चों पर ये दे रखा, देखो बच्चों पर दे रखा है ना, बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है किसका? टीवी का बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं, पास से टीवी देखते हैं। निकट से मतलब पास से टीवी देखते हैं ना, तो निकट से टीवी देखते हैं। वो क्या करते हैं भाई? निकट से टीवी देखते हैं, तो इसमें आएगा पास से टीवी देखते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि टीवी देखने का प्रभाव है ना बच्चों की दृष्टि पे अधिक पड़ता है, क्यों पड़ता है? वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं, ना। उनकी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है, गलत है। टीवी देखते हुए वो गलत मुद्रा में बैठते हैं, गलत है, इससे कोई वो नहीं है। वे टीवी को देखते हुए खाना खाते हैं, ये भी गलत है। इसमें आएगा वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं बच्चे, इसलिए उनकी दृष्टि मतलब देखने की शक्ति कमजोर हो जाती है। ढीली का समानार्थी शब्द है, समानार्थी का मतलब पर्यायवाची होता है मेरे दोस्तों। समानार्थी का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची होता है। इसका अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची
वाची, ठीक है। समानार्थी का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। ढीली का समानार्थी है, मतलब ढीली का पर्यायवाची कौन होगा, ढीली, शक्तिपूर्ण, व्यस्त, तीव्र और धीरे। तो ढीली का आएगा मेरे दोस्तों धीरे, क्या आएगा, धीरे आएगा। कोई व्यक्ति ढीला है, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो अपन कहेंगे तू तो बहुत ढीला है यार, तू तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो ढीले का मतलब होता है मेरे दोस्तों धीरे, है ना। देखो शक्तिपूर्ण, शक्तिपूर्ण जो होगा वो धीरे थोड़ी चलेगा, वो ढीला नहीं होगा, तो तेज होगा, है ना, तीव्र होगा, है ना। तो ढीली का शक्तिपूर्ण तो क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया। ढीली का पर्यायवाची कौन हो गया, शक्तिपूर्ण, नहीं विलोम शब्द, विलोम शब्द, सॉरी विलोम शब्द, है ना भाई। शक्तिपूर्ण, व्यस्त और तीव्र, ये तो गलत है भाई। ढीला किसको कहते हैं, ढीला, ढीला बहुत ढीला है, धीरे धीरे चलता है, सारे काम धीरे धीरे करता है ना। तो ढीला का समानार्थी क्या हो जाएगा, धीरे, धीरे हो जाएगा ना। शक्तिपूर्ण नहीं होगा, शक्तिपूर्ण तो इसका उल्टा है, विलोम है। तीव्र भी इसका ढीले का विलोम है, विलोम शब्द है तीव्र। और व्यस्त, व्यस्त विलोम नहीं है, पर ये गलत है ना, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना, धीरे। 80 प्रश्न देखिए, 80वां नंबर, 80 नंबर, अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम। हानिकारक का विलोम क्या होगा, देखो हानिकारक जो नुकसानदायक होता है, जो अपने लिए उपयोगी नहीं हो, तो इसका उल्टा क्या होगा, उपयोगी। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी आएगा मेरे दोस्तों, हानिकारक का विलोम। हानिकारक किसको कहते हैं, हानिकारक जो किसी, हानिकारक जो हानि पहुंचाए अपने को, मतलब जो अपने काम की नहीं है ना। तो जो अपने काम की नहीं है वो अनुपयोगी है, तो उसका उल्टा क्या होगा, उपयोगी। ये उपयोगी आ जाएगा इसका ना। हानिकारक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उपयोगी। खतरनाक नहीं होगा, खतरनाक तो इसका पर्यायवाची निराशाजनक भी नहीं होगा, क्षतिकर भी नहीं होगा। क्षतिकर तो हानिकारक ही होता है, ठीक है ना। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा उपयोगी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये पैसेज आज अपन ने कंप्लीट कर लिए, अनुच्छेद सारे अपन ने कंप्लीट कर लिए आज। कौन से, 2024 के सारे अनुच्छेद मैंने कर लिए। और ये जो पेपर था आपका 2024 में पूछा गया पेपर था मेरे दोस्तों, ये जो मैंने कराया अभी आपको, ये 2024 में, ध्यान रख लेना, 2024 पिछले साल जो एग्जाम हुआ था ना नवोदय का, उसका पेपर था। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है मैं। और अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आऊं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन नहीं दबाया आपने तो बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और अगर आप भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की, अब आपके छोटे बहन भाई, आपके मित्र जो अभी 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, और जनवरी 2026 में जो वो अभी तो देंगे नहीं, वो जनवरी 2026 में जो एग्जाम देंगे, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसको आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट क्लास और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।